एक व्यक्ति 32 साल की खूबसूरत महिला की हत्या करता है। उसके बाद उसको गाड़ी में रखता है, डीएम आवास ले जाता है। डीएम आवास में ले जाके वहाँ एक गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे के अंदर उस महिला को दफन कर देता है। अब सनसनीखेज फैल जाती है, सबके अंदर सवाल उठने लगता है। आपके अंदर भी सवाल उठ रहा होगा, आखिरकार किसकी इतनी मजाल हो गई जो डीएम आवास के अंदर ले जाके 4 से 5 फीट का गड्ढा खोदता है, वहाँ एक महिला की हत्या करके उसमें डाल देता है। आखिरकार डीएम कार्यालय का कोई अधिकारी रहा होगा या कोई कर्मचारी रहा होगा या फिर कोई बड़ा अधिकारी रहा होगा। इस तरीके के सवाल आपके अंदर उठ रहे होंगे। दिल थाम के बैठिए, सारी चीज़ें बताऊंगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। आपने एक पिक्चर देखी होगी दृश्यम, अजय देवगन की। अपने परिवार को बचाने के लिए उसका परिवार एक बड़े अधिकारी के बेटे की हत्या कर देता है। उसके बाद पता नहीं चलता कि उसके परिवार पूरी तरीके से फंस जाएगा। वो क्या करता है, उस लाश को ले जाके उन्हीं के घर में यानी वहीं पे गाड़ देता है, जहाँ पे पुलिस कभी सोच नहीं सकती थी कि यहाँ पे लाश को। ठीक उसी तरीके से ये व्यक्ति काम करता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला होती है जिसका नाम होता है एकता गुप्ता। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पति होते हैं, पति बिजनेसमैन होते हैं। हालांकि वो महिला अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए डेली सुबह जिम में जाया करती थी। और वो जिम किस तरीके का था, हाई प्रोफाइल जिम, जहाँ बड़े बड़े अधिकारी जाते थे, बड़े बड़े लोग जाते थे। वहाँ पे अपने बॉडी को फिट करने के लिए रोज़ सवेरे जाती थी। ये चीज़ें 2 साल तक चलती रही, सारी चीज़ें अच्छी खासी चल रही थी। उसके बाद एक दिन और एकता गुप्ता अपने बच्चे को और अपने पति को घर छोड़ के जिम जाती है और उसके बाद जिम से ही वो गायब हो जाती है। एकता गुप्ता घर नहीं पहुंचती। उसके बाद उसके पति के अंदर एक सवाल उठता है, आखिरकार मेरी बीबी जिम करने गई थी, आखिरकार गई तो गई कहाँ। वो पुलिस के पास एफआईआर लेके जाता है और कहता है मेरी बीबी घर से जिम करने निकली थी लेकिन अभी तक घर लौट के वापस नहीं आई। कृपया करके आप लोग जांच करने का काम करें और मेरी बीबी को ढूंढने का काम करें। लेकिन पुलिस वालों को कारनामे आपको पता ही है किस तरीके से कि कोई व्यक्ति अगर एफआईआर दर्ज कराने जाता है या फिर किसी तरीके की शिकायत करने जाता है तो पुलिस वाले भाई साहब लोग किस तरीके से गोल गोल घुमाते हैं। वही काम उस व्यक्ति के साथ हुआ। उसको गोल गोल घुमाया गया और कहा गया ठीक है आप चले जाइए, हम जांच कर देंगे। लेकिन जो बात को घुमाने वाली काम की गई थी गुप्ता के पति के लिए, जो पुलिस वालों ने कही थी, उससे उसके जहन में अनेकों तरह के सवाल उठ रहे थे और वो घबरा भी रहा था कि आखिरकार घर में 2 बच्चे हैं, पिताजी बीमार हैं, उनको कौन संभालेगा अगर मेरी बीबी को कुछ हो जाता है, किडनैप हो जाता है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो जाता है। इस चीज़ों को लेकर वो तमाम तरह की चीज़ें सोचने लगता है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर जाता है और उसको एक व्यक्ति पे शक आता है। जहाँ पे वो जिम करने जाती थी वहाँ जिम ट्रेनर के ऊपर शक होता है कि आखिरकार वहाँ गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं उसी व्यक्ति ने उसके साथ कुछ किया हो। फिर ये दोबारा एफआईआर लिख के जाता है और उसमें उस ट्रेनर का नाम लिखता है और पुलिस के पास जाता है एफआईआर कराने के लिए। पुलिस को सारी बातें बताता है कि मेरे को इस व्यक्ति के ऊपर शक है और इसी व्यक्ति ने मेरी मिसिस को किडनैप किया है या तो फिर उनके साथ कुछ गलत काम किया है। इस तरीके की बातें बताते हुए अब फिर क्या, पुलिस वाले छानबीन शुरू करते हैं, मुखबिरी बैठाते हैं, जांच बैठाते हैं। किसी को कोई किसी जांच टीम को पंजाब भेज दिया जाता है तो किसी जांच टीम को दिल्ली भेज दिया जाता है तो किसी जांच टीम को कहीं और भेज दिया जाता है। इस तरीके से जांच टीम जगह जगह फैल जाती है। लेकिन पुलिस वाले भाई साहब जांच की तो गठन कर दिए, लेकिन बहुत बारीकी से इस केस को उन्होंने छानबीन नहीं किया और ना ही पूछताछ की। बस चल रहा था कि इस तरीके से चल रहा था। फिर उसके व्यक्ति के जहन में फिर सवाल आता है कि आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा, अभी तक मेरी बीबी का कुछ पता नहीं चल पाया, इतना लंबा समय हो गया। फिर उसकी एक कोई जानने वाली ही होती है, दिल्ली में आईटी सेक्टर में एक बड़ी अधिकारी होती है सरकारी जॉब में, वो उससे कहता है और कहता है दीदी इस तरीके की बात है, आप मेरी मदद कर दीजिए। तो वो लड़की सारी चीज़ें सोच समझ के फिर पैरवी करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि बड़े अधिकारियों को फ़ोन करती है, सारी चीज़ें बताती है, वो मेरे जानने वाले हैं, इस तरीके की वारदात इनके साथ हो गई, आप और संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करें। फिर उसके बाद क्या, अफरा तफरी मच जाती है और लोग और जो पुलिस वाले होते हैं वो सोचते हैं अब दबाव तो आ गया भैया, कहाँ छूट के भागेंगे। जब तक पुलिस वालों पे आप दबाव नहीं डालेंगे तब तक वो शांति से काम नहीं करने वाले।
मैं लगातार आप लोगों को पुलिस वाले भाई साहब उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे बता रहा हूँ। हालांकि वो तो दूसरी बात है। अभी इस केस पे हम चर्चा करते हैं कि जब दबाव डलता है तो पुलिस वाले भाई साहब छानबीन करने लगते हैं। उसके बाद उनको ये पता लगता है जो जिम ट्रेनर था वो कहीं बाहर गया हुआ था, यानी ये सोच के कि हम कहीं मुझे पकड़ ना ले, वो यहाँ से गायब हो गया था। लेकिन ये पता लगता है पुलिस मुखबिरी के द्वारा कि ये जो व्यक्ति है वो अपने परिवार से मिलने के लिए घर पे आएगा। यही ठीक काम होता है। और जो जिम ट्रेनर होता है वो अपने परिवार से मिलने के लिए घर पे पहुंचता है। पुलिस की मुखबिरी लगी होती है, पुलिस को पता चल जाता है। पुलिस आते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, थाने ले जाते हैं और थाने ले जाके उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता है, ना ही कुछ भी इस केस के बारे में बताता है, कुछ नहीं बकता है। साफ कहता है मुझे पता ही नहीं वो जिम से निकली और कहाँ गई, मुझे कुछ नहीं पता, बस वो जिम में आती थी, मेरे को इतना पता है और मैं उसको ट्रेन करता था, इतना पता है। इस तरीके की चीज़ें बहुत देर तक चली। लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने उसका मनोबल तोड़ा और उससे फिर पूछताछ की, हाई टॉर्चर किया उसको। उसने अब पुलिस को किस तरीके से घुमाना स्टार्ट कर दिया मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले कहता है कि मैंने उसकी हत्या की और गंगा में उसको बहा दिया। लेकिन पुलिस वाले जाते हैं, गोताखोर की मदद से पूरी गंगा जी की छानबीन की जाती है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। क्लीन चिट, एकदम खाली हाथ पुलिस वाले लौट आते हैं। फिर दोबारा पूछताछ की जाती है उस लड़के से कि तुम आखिरकार झूठ क्यों बोल रहे हो। फिर वो बातों को घुमाता है, फिर उनको कहीं और भेजता है, फिर भी नहीं मिलता। फिर पूछताछ की जाती है, फिर भी बातों को घुमाता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। लास्ट में जब खूब टॉर्चर करके उससे पूछताछ की जाती है तो वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, आप पहले डीएम कार्यालय चलिए। पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति डीएम कार्यालय चलने के लिए क्यों कह रहा है, या फिर डीएम आवास चलिए, इस तरीके की बातें क्यों कह रहा है। पुलिस वाला बोलता है कि तुम हमें डराना धमकाना चाहते हो, बड़े बड़े अधिकारियों से हमको डरवाना चाहते हो, क्योंकि वो एक जिम ट्रेनर था और हाई प्रोफाइल जिम ट्रेनर था। वहाँ पे अधिकारी भी आते थे, अधिकारी के बच्चों को भी ट्रेनिंग दिया जाता था और वो जो जिम ट्रेनर था वो घर घर जाके ट्रेनिंग दिया करता था, अधिकारी के बच्चों को, अधिकारियों को योगा कराया करता था, इस तरीके की चीज़ें। इसलिए उसकी अच्छी पकड़ होती है उस जगह पे। तो इसीलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि तुम हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो। तो व्यक्ति कहता है नहीं साहब चलिए, तो आपको सब पता लग जाएगा। डीएम आवास के पास पुलिस वालों को ले जाता है और वहाँ पे पुलिस के बंगले के बगल में छंखाड़ियाँ होती है, वहाँ कहता है कि यहाँ पे खोदिए आप। पुलिस वाले खोदना स्टार्ट करते हैं, लगभग 1.5 से 2 से 3 फीट खोदते हैं। उसके बाद उनको वहाँ पे बाल मिलता है, फिर खोदने स्टार्ट किया जाता है। कुछ समय बाद वहाँ उस महिला का कंकाल मिलता है, जो कि डीएम कार्यालय के अंदर ही उस कंकाल को दबाया गया होता है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार वो व्यक्ति कैसे डीएम आवास में इतनी चौकन्ना होती है, जिलाधिकारी साहब के लिए सब सुरक्षा का इंतज़ाम होता है, जिलाधिकारी साहब के बाहर दरबारी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, सुरक्षाकर्मी होते हैं, आखिरकार घुस कैसे गया। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि जो जिम ट्रेनर था वो हाई प्रोफाइल जिम ट्रेनर था। वो सभी अधिकारियों के घर में जाता था और उनके बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करता था, अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम करता था। इसलिए वो आसानी से वहाँ आता जाता था। एक दिन उस महिला की हत्या करता है, फिर वहाँ पे लेके आता है और वहाँ पे गड्ढा खोद के उसको गाड़ देता है। फिर उसके बाद जब लाश मिल जाती है, माहौल गर्म हो जाता है, अफरा तफरी मचने लगती है, पुलिस साहब आते हैं, चीज़ें जानकारी देते हैं। फिर उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि वो महिला मेरे जिम में आई, उसके बाद उसने मुझे कई बार बोला कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और तुम मेरे से बात कर लो। लेकिन वो बार बार मैं मना करता हूँ, लेकिन फिर भी वो महिला परेशान होती है। मैं उसको कहता हूँ ठीक है तुम बाहर चलो, मैं वहीं पे आके तुमसे बात करता हूँ। वो व्यक्ति उस महिला को बाहर भेज देता है। उसके बाद पीछे से वो व्यक्ति जाता है और उससे पूछता है आखिरकार बात क्या है। वो महिला कहती है क्या तुमने खेल मचा रखा है, सगाई भी हो गई और तुम इस तरीके से काम करोगे। कितनी लड़कियों से बात करते थे, मेरे से भी बात करते थे, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो इसी बीच हमारी नोक-झोंक हुई, हमारी लड़ाई हुई और फिर मैंने उसके गले पे एक घुसंड मारा और उससे उस महिला की वहीं पे मौत हो गई। उसके बाद मुझे लगा नहीं कि आखिरकार मैं कहीं फेंकूंगा तो
सारी चीज़ें सामने आ जाएगी, ये लाश मिल जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैंने इस लाश को डीएम आवास के अंदर गाड़ दिया, ताकि इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिरकार महिला कहाँ गई, उसकी लाश कहाँ गई और आखिरकार किसने मारा। की चीज़ें निकल के आती हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर ये जो जिम ट्रेनर था किस तरीके से इस महिला की इसने हत्या कर दी और किस तरीके से इस चीज़ों को वारदात दिया। मैं बार बार आपसे एक ही शब्द कहता हूँ, बार बार एक ही शब्द कहता हूँ, क्यों आप सजग नहीं होते हैं, क्यों आप सचेत नहीं होते हैं। लगातार क्राइम स्टोरी आपके सामने ला रहा हूँ, लगातार इस तरीके की क्राइम बता रहा हूँ जो ना जाने हर एक राज्य देश के कोने कोने में इस तरीके की वारदात होती जा रही है, फिर भी लोग सजग नहीं हो रहे हैं, सचेत नहीं हो रहे हैं। कुछ पल भर की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं और उस व्यक्ति के अंदर नहीं झांकते हैं जिस व्यक्ति के आसपास वो बैठते हैं या फिर उठते हैं या फिर जिनसे वो लोग बात करते हैं, वही उसका किस तरीके से हत्यारा हो जाता है। ये चीज़ें लोग सोचते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब एक सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या पिक्चरों से ये क्राइम स्टोरी की कुछ जुड़ी हुई है, या फिर जो हत्या करने वाले लोग हैं पहले फिल्म देखते हैं उसके बाद इस हत्या को अंजाम देते हैं, या फिर जो हत्याएं होती हैं उससे जोड़कर फिल्म को बनाया जाता है। सारी चीज़ें पहलू एक ही हैं, आप परेशान मत होइए, दोनों एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है। किसी को हत्या करना होता है, किसी को इस तरीके की चीज़ें को अंजाम देना होता है, तो वो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर देखते हैं। और जो सच्ची घटना होती है उसी को क्राइम स्टोरी बनाया जाता है, उसी की फिल्म बनाई जाती है। और फिल्म इसलिए बनाई जाती है ताकि आप सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए और इस तरीके का काम मत कीजिए। मैंने आपको लगातार स्टोरी दिखाई उत्तर प्रदेश पुलिस की कि साहब लोग एक बार में कहने पे कोई काम तो करते नहीं हैं। साहब लोगों के ऊपर जब तक दबाव नहीं जाएगा, या फिर कोई बड़ा अधिकारी या फिर कोई बड़ा आदमी, बड़ा नेता या कोई पैसे वाला जब तक नहीं कहेगा, तो साहब लोग तो कुछ नहीं करेंगे। बाकी मैंने लगातार खबरें बताई, बाकी इसको लेकर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को चरण वंदना करना चाहूँगा कि ना जाने किस तरीके से काम कर रहे हैं। लगता है इनकी लगातार गुणगान और चरण वंदना करनी ही पड़ेगी, तभी काम कुछ हो पाएगा हमारा, तभी हमारा भारत बदल पाएगा। तो भैया ठीक है, अगर पुलिस वाले भाई साहब लोगों की चरण वंदना करने से ही लोगों को इंसाफ जल्दी मिल जाता है तो करने में क्या दिक्कत है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अभी भी आपको बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है ऐसे पुलिस वालों पे। अगर ये लोग समय से कार्रवाई करने लग जाएं तब इन तरह की चीज़ों को अंजाम ही नहीं दिया जाएगा, लोगों के अंदर ऐसे ही डर ख़त्म हो जाएगा। आप कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से माफियाओं से और इन तरीके की चीज़ों से एकदम मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में खुशहाली ही खुशहाली है। हत्या, छिनैती, स्कैनिंग, अनेकों तरह की चीज़ें को अब अंजाम नहीं दिया जाता है। तो साहब ये चीज़ें ज़रा देख लीजिए मुख्यमंत्री साहब, और पुलिस वालों को थोड़ा सा समझाइए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का काम कीजिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।